तो आप सभी को नमस्ते प्रणाम। मैं आपका अपना ठाकुर प्रखर सिंह और रात के 10 बज चुके हैं और कहानी का जो सिलसिला है बदस्तूर जारी है। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में एक इलाका लगता है ताटीपुर, और इसी ताटीपुर इलाके में एक जगह है तृप्ति नगर, और इसी तृप्ति नगर में एक परिवार रहा करता था। परिवार के जो मुखिया थे रविदत्त दुबे, लगभग 58 साल इनकी उम्र थी। पेशे से एक कलेक्ट्रेट में क्लर्क थे, यानी सरकारी नौकरी, अच्छा खासा पैसा था इनके पास। इस वजह से पूरे इलाके में इनका नाम था, इनका रुतबा था। 2 मंजिला बढ़िया आलीशान मकान बना हुआ था, लाखों के फर्नीचर लगे हुए थे। परिवार में इनकी एक बेटी थी कृतिका दुबे, एक 17 साल की लड़की थी, साथ ही एक 12 साल का बेटा। जो बीवी थी उसका नाम था भारती। कृतिका दुबे बड़ी थी तो बड़े धूमधाम से इन्होंने उसकी शादी फिक्स की। उसके बाद शादी की। शादी के बाद फिर जब बेटी अपने ससुराल गई तो जिस हिसाब से इन्होंने सोचा था कि परिवार वाले ख्याल रखेंगे, बढ़िया परिवार मिला है, अच्छा पति मिला है, शायद ये चीज़ें थी नहीं। जो कृतिका का पति था इसको परेशान करने लगा, कहने लगा कि तुम्हारे पिता जो है वो कलेक्ट्रेट में है, तो उनसे कहो कि एक नौकरी मुझे भी दिलवाए, एक सरकारी नौकरी मुझे चाहिए। तमाम तरह की प्रताड़ना करने लगा, टॉर्चर करने लगा। अब कुछ वक्त तक कृतिका बर्दाश्त करती, लेकिन जब कृतिका को लग गया कि बर्दाश्त करने का कोई मतलब नहीं है, तो फिर कृतिका ने अपने पिता को बताया, अपनी माँ को बताया। माँ बाप ने कहा कि अब वहाँ तुम्हें दिक्कत है तो एक काम करो, तो अपने ससुराल को, अपने पति को छोड़ो और मायके चली आओ और यहीं रहो। चूँकि एक माँ एक बाप के लिए कभी भी अपनी बेटी बोझ होती नहीं, लिहाजा जो कृतिका है अपने ससुराल वालों को छोड़ के अपने मायके आ जाती है और इसी तृप्ति नगर इलाके में अपने माँ बाप के साथ रहने लगती है। अब पूरा परिवार बिल्कुल ठीक तरीके से रह रहा था, सारे परिवार के लोग खुश थे। परिवार की खुशी ऐसी थी कि आसपास के लोग भी मिसाल देते थे कि बड़ा अच्छा परिवार है, सारे लोग खुश हैं। इधर 58 साल इनकी उम्र हो चली थी, 2 साल में इनकी रिटायरमेंट थी, तो ये भी अच्छी खासी तैयारी में जुटे हुए थे। अलग अलग धंधों के बारे में, अलग अलग कामों के बारे में पता कर रहे थे कि रिटायरमेंट के बाद क्या किया जाए जिससे परिवार का भविष्य उज्जवल हो। ये सारी चीज़ें चल रही थी, लेकिन 4 अगस्त साल 2021 को न जाने कैसे इनके परिवार की खुशियों को किसी की नज़र लग जाती है। दरअसल 4 अगस्त को, यानी आज से ठीक 2 साल पहले, जो रविदत्त दुबे हैं, जो इनके बाकी परिवार के लोग हैं, सारे लोग शाम को अपने काम से लौटते हैं। रविदत्त दुबे अपने ऑफिस से लौटते हैं, जो इनकी बेटी थी अपनी स्कूल से, जो बेटा था वो ट्यूशन से, सारे लोग लौटते हैं। उसके बाद रात को बैठ के एक साथ खाना खाते हैं। खाना खाने के बाद इनके घर का जो तरीका था कि सारे लोग खाना नीचे ग्राउंड फ्लोर पे खाते थे। ग्राउंड फ्लोर पे ही किचन था, ग्राउंड फ्लोर पे ही गेस्ट रूम था, डाइनिंग रूम था, सारी चीज़ें थी। लेकिन जो सबके बेडरूम बने हुए थे वो फर्स्ट फ्लोर पे थे। यानी आप नीचे खाना खाओ, सारी चीज़ें करो, उसके बाद जब सोना हो तो ऊपर अपने अपने कमरों में चले जाओ। 4 तारीख को भी ये सारे लोग अपने खाना खाने के बाद अपने अपने कमरों में जाते हैं। जाने के बाद सारे लोग सो जाते हैं। जैसे जैसे रात चढ़ती है सारे लोग गहरी नींद में सो रहे हैं। लेकिन इस बीच जैसे रात के 2 बजते हैं, अचानक से एक धमाके की आवाज़ आती है। अब जैसे धमाके की आवाज़ आई, सारे लोग जागते हैं, फ़ौरन लाइट ऑन करते हैं। जिस कमरे से धमाके की आवाज़ आ रही थी, बड़ी हैरानी के साथ घबराए हुए उस कमरे की तरफ जाते हैं, और जैसे ही सारे लोग कमरे में दाखिल होते हैं तो देखते हैं कि रविदत्त दुबे के शरीर में गोली लगी हुई है। रविदत्त दुबे के शरीर में गोली लगी हुई है, साथ ही पूरे शरीर से खून निकल रहा। गोली इतनी करीब से लगी थी कि रविदत्त दुबे के शरीर में जान बाची नहीं थी, यानी रविदत्त दुबे गोली लगने की वजह से मर चुके थे। अब जैसे ही परिवार के लोग ये सारी चीज़ें देखते हैं, फ़ौरन रोना पीटना चालू होता है। आसपास के सारे लोग सुनते हैं, फ़ौरन आसपास के सारे लोग इकट्ठा होते हैं, घर के अंदर दाखिल होते हैं। फ़ौरन पुलिस में फ़ोन जाता है। पुलिस आती है, पूरे क्राइम सीन को चेक करती है, बॉडी को कब्जे में लेती है, पोस्टमार्टम के लिए भेजती है। साथ ही अब सबको वहाँ से हटाती है और पूरे घर की बारीकी से जाँच करती है। पूरे घर की जब बारीकी से जांच करती है तो 2-4 चीज़ें बड़ी क्लियर निकल के सामने आई। पहला कि घर में कोई फोर्सफुली एंट्री नहीं हुई थी। अगर कोई ज़बरदस्ती दाखिल होता तो कुछ सामान अस्त व्यस्त होते, कुंडियाँ उखड़ी होती। घर की जो कुंडी थी, जो दरवाजे थे, सारी चीज़ें बिल्कुल ठीक, मानो कोई खरोच तक नहीं। दूसरी चीज़ ये थी कि अगर कोई गोली मार के भगेगा तो गोली मार के भागने पे पैरों की आवाज़ होगी। परिवार के जो लोग हैं उन्होंने पैरों की आवाज़ सुनी होगी। लिहाजा पुलिस वाले परिवार के लोगों से जब पूछते हैं कि क्या आपने किसी के पैरों की भागने की आवाज़ सुनी, तो सारे परिवार के लोग मना कर देते हैं। तो जब भागने की आवाज़ नहीं आई तो फिर मतलब क्या निकला। तीसरा, तब तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई
तो यहाँ से एक चीज़ निकल के सामने है कि जो गोली है वो बड़ी करीब से मारी गई है। तो अगर गोली करीब से मारी गई है तो ऐसी सूरत हाल में जो कातिल होगा वो एकदम अगर करीब से उसने गोली मारी, और कमरा जब बारीकी से चेक किया गया तो उस कमरे में कोई ऐसी जगह थी नहीं जिसमें बिना घर में प्रवेश किए गोली मार दी गई हो, और घर में किसी की एंट्री के कोई निशान नहीं। तो इन सारे थ्योरीज़ को जब पुलिस वालों ने देखा कि घर में कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ से गोली मारी जाए बाहर से, यानी जो क्राइम सीन था वहाँ ना कोई ऐसी खिड़की ना कोई ऐसा दरवाज़ा कि कोई बाहर से आके गोली मार दे बिना घर में दाखिल हुए, ना घर में कोई फोर्सफुल एंट्री थी, ना परिवार वालों ने किसी को देखा, ना किसी पे कोई डाउट। तो पुलिस वालों ने मान लिया कि जो मामला है वो सुसाइड का है। कोई प्रेशर रहा होगा, कोई दिक्कत रही होगी, इसी वजह से इन्होंने सुसाइड कर लिया। परिवार वालों से जब पूछा गया इस बारे में तो उन्होंने भी कह दिया कि हाँ हो सकता है सुसाइड हो। यानी अब परिवार वाले भी आत्महत्या मान चुके थे, पुलिस वाले भी मान चुके थे। मामला धीरे धीरे ठंडा पड़ने वाला था, लेकिन पुलिस वालों में भी कुछ पुलिस वाले ऐसे होते जिनके अंदर ज़मीर जिंदा होता है। दरअसल सारी चीज़ें तो ठीक थी, लेकिन एक चीज़ खाई जा रही थी। पहला कि जिस हथियार से, जिस गन से ये सुसाइड किया गया, वो हथियार कहाँ गया। इस बारे में भी कुछ पुलिस वालों ने कहा कि हो सकता है कि क्राइम सीन पे बहुत सारे लोग इकट्ठा हुए थे, उन्हीं में से कोई नौजवान रहा होगा जिसने लालच में या फिर जिज्ञासा में उस हथियार को चुरा लिया हो। आमतौर पे कई बार ऐसा हुआ है पुलिस रिकॉर्ड में कि जिसका कत्ल होता है, जिसकी डेड बॉडी मिलती है, उसके मोबाइल या फिर उसकी सारी चीज़ें, पर्स, ये सारी चीज़ें लोग चुरा लेते हैं। इसमें कोई नई बात नहीं है। तो यहाँ से भी इस बात की पुष्टि हो जाती है कि चलो हो सकता है किसी ने हथियार चुरा लिया हो। लेकिन दूसरी कि अगर सुसाइड भी किया तो मोटिव क्या था। इसको ना कोई प्रेशर था, ना कोई दिक्कत थी, ना पैसे की कोई दिक्कत थी, ना कोई परिवार में ऐसी कोई बात, तो फिर सुसाइड करेगा क्यों। बस यही दो सवाल ऐसे थे जो पुलिस वालों को खाए जा रहे थे। पुलिस वालों ने बयान दे दिया कि ये मामला सुसाइड का है, मीडिया भी दूसरी तरफ बट गई, परिवार वाले भी एकदम रिलैक्स हो गए। लेकिन पुलिस वाले गुपचुप तरीके से जांच करते हैं। सबसे पहले ये पता करते हैं कि क्या किसी से कोई दुश्मनी थी। जब ये पता चलता है कि नहीं, पर एक दिक्कत सबसे बड़ी थी कि कोई फोर्सफुली एंट्री नहीं हुई थी, ऐसा भी कहीं निशान नहीं था कि मानो कोई आया भी हो। तो ऐसा भी तो हो सकता है कि जो कातिल है घर के इन्हीं सदस्यों में से कोई हो, चाहे वो बीबी हो, चाहे वो बेटी हो, चाहे वो बेटा हो। खासकर जो शक की सुई थी वो बेबी भारती, साथ ही जो बड़ी लड़की कृतिका दुबे थी उसके ऊपर हुई। अब चूंकि परिवार वालों पे ही डाउट था, कोई बाहरी वहाँ था नहीं, तो फिर पुलिस वालों ने परिवार वालों को भी इस गलतफहमी में रहने दिया कि हम मान लेते हैं कि सुसाइड है। अब गुपचुप तरीके से पुलिस वाले पूरे परिवार की कुंडली निकाल रहे थे। पहला डाउट भारती पे था कि कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई बीमा वगैरह का मामला हो, कोई नाजायज़ संबंध का कोई चक्कर हो। अब भारती की पूरी कुंडली खंगालते हैं, गुपचुप तरीके से उसके बारे में पता करते हैं, पड़ोसियों से पूछताछ करते हैं, सादी वर्दी में आके घर के आसपास चेक करते हैं। तो लगभग 2-4 दिनों तक भारती के ऊपर शक की सुई रखते हैं, लेकिन तमाम छानबीन में, तमाम पूछताछ में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं निकल के सामने आई जिससे लगे कि हाँ भारती इस मामले में शामिल हो। अब जैसे ही भारती का नाम कटा, फौरन जो शक की सुई थी वो कृतिका की तरफ घूम गई कि हो सकता है कि चूँकि इसकी शादी भी इसी वजह से टूटी थी कि पिता से कुछ डिमांड थी, पिता नहीं मान रहा था, पिता ने बुला लिया। तो संभव है कि भारती की जो बेटी है कृतिका को ऐसा लगा हो कि अगर मैं पिता को मार दूंगी तो कुछ प्रॉपर्टी मेरे नाम हो जाएगी, तो मैं उसको लेके अपने पति की तरफ शिफ्ट हो जाऊंगी, अपनी शादीशुदा ज़िंदगी आगे बढ़ाऊँ। अब मोटिव भी समझ में आ गया, शक भी हो गया, लिहाजा पुलिस वाले कृतिका के बारे में बारीकी से छानबीन करते हैं, बारीकी से क्राइम सीन पे उसकी मौजूदगी चेक करते हैं। तो जब काफ़ी दिन तक इसके बारे में भी पता किया जाता है तो उस तमाम जांच पड़ताल में कृतिका को भी क्लीन चिट मिल जाती है पुलिस वालों की नज़रों में। अब जैसे ही पत्नी और बीवी दोनों को क्लीन चिट मिली, तब पुलिस वाले अजीब कसमोकस में कि घर से बाहर कोई गया नहीं, बाहर से अंदर कोई आया नहीं, कोई फोर्सफुली एंट्री के कोई निशान नहीं, तो फिर ये माजरा क्या है। सुसाइड किया तो मर्डर वेपन गायब है, यानी सुसाइड वेपन गायब है, तो ऐसी चीज़ें हो कैसे रही हैं। सबसे पूछताछ की जा रही तो सारे लोगों की बातों में इतना दुख झलक रहा कि लग ही नहीं रहा कि किसी ने कत्ल किया हो। अब पुलिस वाले इसी उधेड़बुन में जांच पड़ताल करते रहते हैं, छानबीन करते रहते हैं। अब बड़ी बेटी को जब क्लीन चिट मिली, पत्नी को क्लीन चिट मिली, तो पुलिस वालों को लगा कि काम करते हैं, छोटी बेटी को भी एक बार परख लेते हैं, क्योंकि आज के टाइम में किसी पे भी कोई भरोसा नहीं किया जा सकता। लिहाजा जो पुलिस वाले थे, इन्होंने अपने शक की जो सुई है उसको छोटी बेटी पे कर दी, जिसकी उम्र महज 17 साल थी।
अब उसके बारे में पता करते हैं कि वो कहाँ आती है, कहाँ जाती है, किसके साथ पढ़ती है, क्या करती है, किसी से इसकी दोस्ती थी, किसी से इसका प्यार व्यवहार तो नहीं था, कितने बजे घर पे आई थी, किस कमरे में सो रही थी। तमाम तरीके की चीज़ें ये पता करते हैं। तमाम तरह की चीज़ों में कोई चीज़ निकल के सामने नहीं आती। लिहाजा पुलिस वाले एक काम करते हैं, वो उसके स्कूल के दोस्तों से भी पूछताछ करते हैं कि चलो उनसे पूछताछ कर लेंगे कि आपने पिता के बारे में कोई ऐसी बात ये बोलती थी। तो जब उसके दोस्तों से पूछा गया तो दोस्तों ने भी कह दिया कि नहीं, कोई ऐसी बात नहीं। लेकिन इन्हीं दोस्त में से एक लड़की थी, उसने एक बड़ी अजीब चीज़ बताई। उसने कहा कि जो एक लड़का है करण राजौरिया, उसका उससे अफेयर चल रहा था और कहीं ना कहीं इस अफेयर को लेके शायद उसके पिता को कुछ दिक्कत थी। अब जैसे ही ये चीज़ पुलिस वालों को पता चली, पुलिस वालों की आंखों में एक चमक सी आई कि हो सकता है इसी वजह से ये कत्ल हुआ हो। लिहाजा पुलिस वाले जिस लड़के का नाम आया था करण राजौरिया, उससे पूछताछ करते हैं। उससे पूछताछ करते हैं कि क्या तुम्हारा अफेयर था। लड़का कहता है कि हाँ सर, अफेयर तो था और अभी भी है। फिर पूछते हैं कि तुमने कत्ल क्यों कर दिया। अब जैसे ही ये इल्ज़ाम पुलिस वाले करण राजौरिया पे लगाते हैं तो पहले तो करण राजौरिया जो था वो एकदम सन्न पड़ जाता है। एक तरफ रोने भी लगता है कि सर आप मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे, मैं बेकसूर हूँ। लेकिन उसको क्या पता था कि पुलिस वाले महज एक कांटा फेंक रहे थे, बस इस इंतज़ार में कि जो करण है वो फंस जाए। और थोड़ी देर की दबाव बनाने के बाद अंत में जो करण है पुलिस के इस फेंके हुए कांटे में फंस जाता है। जब पुलिस वाले लगातार कहते हैं कि तुमने कत्ल किया, तुम ही कातिल हो, तुमको सज़ा मिलेगी, तुमको फांसी होगी, फांसी नहीं तो उम्र कैद होगी, तुमने गोली मारी है, तो काफ़ी देर तक जब ऐसी बातें पुलिस वाले करते हैं तो अंत में करण कहता है कि साहब मैंने नहीं किया, लेकिन जो मेरी गर्लफ्रेंड है, अब 17 साल उम्र तो मैं नाम भी नहीं ले सकता, तो जो मेरी गर्लफ्रेंड है उसने कहा जरूर था मुझसे कि मेरे पिता को मार दो, लेकिन साहब मैं कसम खा के कहता हूँ कि मैंने उसके पिता को नहीं मारा, मैंने मना कर दिया, तब से मैं उससे बात भी नहीं कर रहा हूँ। आप चाहें तो उसकी कॉल डिटेल निकाल लीजिए, न जाने कितने दिनों से मेरी उसकी बातचीत नहीं हुई है। अब पुलिस वालों को उसने अपनी सफाई में ही बोला था, लेकिन पुलिस वालों को उसने बहुत बड़ा क्लू दे दिया था। पहला कि उसकी बेटी ने कहा था कि मेरे पिता को मार दो, और दूसरा कि बातचीत नहीं हो रही और आप कॉल डिटेल निकाल लीजिए। तो पुलिस वालों ने भी करण की बॉडी लैंग्वेज को जब देखा तो पता चल गया कि हाँ ये क्रिमिनल नहीं है। लेकिन ये क्रिमिनल नहीं है तो कोई और है, जो कि बेटी चाह रही है, लेकिन अब ऐसे बेटी से पूछताछ नहीं कर सकते। लिहाजा पुलिस वाले इस 17 साल की लड़की के मोबाइल को सर्विलांस पे लगा देते हैं। साथ ही पिछले 1 महीने में इसके किससे कितनी बात हुई है वो सारी चीज़ें चेक करते हैं। अब सारी चीज़ें चेक करते हैं तो लगभग 20 तारीख तक, यानी 20 जुलाई तक ये जो लड़की थी इसने अपने बॉयफ्रेंड करण से खूब बातें की थी। लेकिन 20 तारीख के बाद पता नहीं क्या हुआ कि करण का नंबर नहीं मिल रहा था। अब करण का नंबर नहीं मिल रहा, इधर करण ने थ्योरी बताई थी कि लगभग 20 तारीख को उसने मुझसे कहा था, तब से मैंने झगड़ा कर लिया, मैंने मना कर दिया। तब फिर ये चेक किया गया कि 20 तारीख के बाद ये किससे बात कर रही। तो जब ये चीज़ें चेक की गई तो एक और नाम निकल के सामने आया, और वो नाम था पुष्पेंद्र लोधी। पुष्पेंद्र लोधी से 23 जुलाई से लेके 4 तारीख तक बेइंतहा बात हुई थी, रात में घंटों घंटों तक। लिहाजा पुलिस वालों की जो शक की सुई थी अंत में पुष्पेंद्र लोधी पे जाके अटके कि कहीं ऐसा तो नहीं किसी ने कुछ किया हो, क्योंकि जरूर इस हत्याकांड में इतना तो फिक्स था कि बेटी शामिल है, लेकिन बेटी ने किया नहीं था। लिहाजा पुलिस वाले पुष्पेंद्र लोधी के बारे में पता करते हैं, इसको उठाते हैं। उठाने के बाद इससे जब पूछताछ करते हैं तो थोड़ी देर तक तो इधर उधर घुमाता है, लेकिन अब पुलिस वाले अपना पुलिसी अंदाज जब अपनाते हैं तो अंत में पुष्पेंद्र लोधी जो था वो टूटता भी है, पूरी कहानी भी बताता है, साथ ही अपना इकबाल जुर्म करता है। अब पूरी कहानी जब बता देता है, इकबाल जुर्म कर देता है, तब पुलिस वाले जाते हैं उस लड़की को भी गिरफ्तार करते हैं। पहले तो परिवार वालों को यकीन नहीं हो रहा था कि ये शामिल है, लेकिन फिर पुलिस वाले सबूत देते हैं। उसके बाद फिर उसको बैठाते हैं। फिर जब पूछताछ होती है तो इस पूछताछ में जो कहानी निकल के सामने आई वो बेहद हैरान करने वाली थी। दरअसल जो ये लड़की थी इसका अफेयर था करण से आए दिन छुप के बात करती, मिलती जुलती। कई बार ऐसा होता कि ये ट्यूशन के बहाने निकलती, लेकिन उसके साथ पार्क में इधर उधर घूमती रहती। और संयोग से एक दिन जो इनके पिता थे रविदत्त दुबे, वो अपने काम को ख़त्म करके शाम को लौट रहे थे। जिस रास्ते से वो लौट रहे थे संयोग से उसी रास्ते से ये दोनों जा भी रहे थे। पिता की नज़र पड़ी, बेटी को उन्होंने देखा किसी लड़के के साथ। उनको गुस्सा लगी, फ़ौरन उन्होंने अपनी गाड़ी रोकी, इन दोनों को रोका, पूछताछ की।
जब इन दोनों की ज़बान लड़खड़ाने लगी तो फिर लड़खड़ाने के दौरान जब पिता को डाउट हो गया तो पिता ने फिर इन दोनों को थप्पड़ मार दिया। प्रेमी को भी थप्पड़ मारा, बेटी को भी थप्पड़ मारा। प्रेमी तो बेचारा बर्दाश्त करके रह गया, साथ ही वादा कर लिया कि मैं बात नहीं करूँगा, दूर रहूँगा। लेकिन जो बेटी थी वो जल भुन जाती है, लगातार उस लड़के से बात करना चाहती थी, उसके साथ रहना चाहती थी। एक बार जब उस पिता ने थप्पड़ मारा तो सारी चीज़ें नॉर्मल हो गई, लेकिन कुछ दिन बाद फिर पिता ने देखा कि उस लड़के से बात कर रही, तो इस बार फिर उस लड़के की पिता ने पिटाई कर दी, इसको भी डांटा फटकारा। ये सिलसिला कई बार चला। बेटी लगातार पकड़ी गई पिता के हाथों। पिता लाज शर्म के मारे ना तो अपनी बीवी को कुछ बता रहा, ना बाकी परिवार के बाकी लोगों को। लगातार पिता पकड़ता रहा, लगातार डांटता फटकारता रहा, और अंत में जब बेटी को लगा कि जो पिता है ऐसे ही रहा तो ये मोबाइल वगैरह छीन लेंगे, मुझे किसी से बात नहीं करने देंगे, और हो सकता है कि मेरी ट्यूशन वगैरह बंद करवा दे, तो मैं करण से मिल भी नहीं पाऊंगी। इसलिए ये करण से कहती है कि मेरे पिता ने तुमको थप्पड़ मारा था, इसलिए तुम मेरे पिता को मार दो। अब जैसे ही करण ये बात सुनता है तो पहले तो एकदम सकपका जाता है कि ये क्या बोल रही, लेकिन फिर ये कहती है कि अगर मेरे पिता जिंदा रहे, इस दुनिया में रहेंगे, तो मुझे तुमसे बात नहीं करने देंगे और मैं तुम्हारे बिना रह नहीं पाऊंगी। तुमको थप्पड़ मारा था, मुझे भी मारा था, इसलिए तुम्हें मेरे पिता को मारना पड़ेगा। अब जैसे ये बात वो बोलती है, करण था सीधा साधा लड़का, फ़ौरन पीछे हट जाता, कहता है कि नहीं, ये काम मैं नहीं कर पाऊंगा। अब जैसे ही करण मना करता है तो इसके ऊपर तो खून सवार था अपने पिता को मारने का, क्योंकि कहीं ना कहीं पिता जो था इसकी उस अय्यासी भरी जिंदगी के बीच में आ रहा था। लिहाजा इसने एक दूसरे लड़के से संपर्क किया जिसका नाम था पुष्पेंद्र लोधी। 23 तारीख से उससे दोस्ती की, उसके बाद उसको प्यार भरी बातें की, उसको अपने जाल में फंसाया। पुष्पेंद्र लोधी जो था पेशे से एक सुपारी किलर भी था। अब पुष्पेंद्र लोधी से ये हफ्तों तक बात करते, उसके बाद अपना मोटिव बताती है। कहती है कि तुम्हें मेरे पिता को मारना पड़ेगा। जब कहती है कि मेरे पिता को मारना पड़ेगा तो कहता है कि मैं तो पैसे से मारता हूँ, फ्री में नहीं। अब पैसे की बात आई तो इसके पास उतने पैसे थे नहीं, इसीलिए अपने शरीर को, अपने जिस्म को ये आगे कर देती है और कहती है कि तुम उसे मार दो, बदले में तुम मेरे साथ जो करना चाहो, जब जब करना चाहो कर लेना। अब जैसे ही ऐसा ऑफ़र इस पुष्पेंद्र लोधी को मिलता है, साथ ही कहती है कि मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड बन जाऊंगी। पुष्पेंद्र लोधी एकदम स्वीकार कर लेता है, खुशी खुशी कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हारे लिए कत्ल करूंगा, बस तुम अपना वादा ना भूल जाना। लड़की कहती है कि ठीक है। उसके बाद डेट, तारीख, सारी चीज़ें मुकर्रर होती हैं। मुकर्रर होने के बाद 4 तारीख को रात में जब सारे लोग खा पी के सो जाते हैं, ये धीरे से घर का दरवाज़ा खोलती है। दरवाज़ा खोलने के बाद घर के अंदर इसको बुलाती है। बुलाने के बाद इसको चुपचाप से छुपा देती है। छुपाने के बाद फिर रात का इंतज़ार करती है। जो कुत्ता था, क्योंकि घर में कुत्ता था, कोई बाहर ही आएगा तो भून सकता था, इसलिए कुत्ते को ले जाके छत पे छोड़ देती है। उसके बाद रात का इंतज़ार होता है। इसने खाने में सबके नींद की गहरी दवा भी ला दी थी कि सारे लोग नींद में रहें, बस पिता को छोड़ के, क्योंकि इसे पता था कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट होगी तो उसमें आ सकता है। माँ, बाकी परिवार के लोग गहरी नींद में सो रहे थे। पुष्पेंद्र लोधी जाता है रात को 2 बजे, कट्टे से फायर करता है। फायर करके, चूँकि सारे लोग नींद में थे, जब तक होश में आते, संभाल पाते, 1-2 मिनट का वक्त मिला। पुष्पेंद्र लोधी वहाँ से भाग गया। इधर बेटी जो थी फ़ौरन जाके घर के दरवाजे को अंदर से बंद कर लेती है, ताकि किसी को पता ही ना चले कि घर के अंदर कोई आया था। और इसी वजह से पुलिस वाले भी उलझ के रह गए, क्योंकि पुलिस वालों को ये लग रहा था कि अगर कोई बाहर से आया होगा तो उसने दरवाज़ा तोड़ा होगा, कुंडी उखाड़ी होगी, और पुलिस वालों को ऐसी किसी फोर्सफुल एंट्री के निशान मिल नहीं रहे थे। इसलिए पुलिस वाले ये मान के चल रहे थे कि बाहर से कोई आया नहीं होगा। घर में कोई ऐसी चीज़ थी नहीं, इसलिए ये जो केस था ये लगभग 10 दिनों तक ये माना गया कि सुसाइड है। इस केस का खुलासा वहाँ के जो एसपी थे उस टाइम के, अमित सांघी जी, उन्होंने ठीक आज ही की तारीख यानी 14 अगस्त को, आज से ठीक 2 साल पहले किया था। और जब ये कहानी निकल के सामने आई, जिस केस के बारे में लगभग 10 दिनों तक आसपास के लोग मान रहे थे कि रविदत्त दुबे ने सुसाइड किया है, जब पता चला कि उनकी 17 साल की लड़की ने अपनी आशिकी के लिए, अपनी अय्यासी के लिए, अपनी चरित्रहीनता की वजह से अपने पिता का इस तरह से कत्ल करवाया, और सुपारी में कीमत भी क्या दी, अपनी इज्जत, अपना शरीर, तो सारे लोग हैरान भी थे, सारे लोग चौंक भी गए थे। तो ये फिलहाल ये थी पूरी कहानी। अब आते हैं कल के सवाल पे। और कल का मेरा सवाल था कि हमारा जो मून मिशन है चंद्रयान 3 लगभग ये सफल हो चुका है। थोड़ी दिक्कत और या फिर थोड़ा सा समय और बचा है, ये सारी चीज़ें हो जाएंगी तो ईश्वर से यही प्रार्थना है कि ये सफल हो जाएगा। इसी सिलसिले में रशिया ने भी कुछ लॉन्च किया है। तो वो क्या था
तो इस सवाल का जो सही जवाब है वो है रसिया ने अपना लूना 25 लॉन्च किया है और लगभग पिछले 20-30 सालों में ये रसिया का पहला मिशन है। और इस सवाल को जो सही जवाब दिया है वो एकमात्र है खुबैब खान जी ने। तो खुबैब जी, आपको दिल से शुभकामनाएं, बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। तो ऐसे अपना ज्ञान बढ़ाइए, आप सबका ज्ञान बढ़ाइए। अब आते हैं आज के सवाल पे। और आज का मेरा सवाल है कि आप लोगों ने अक्सर सुना होगा कि खीरा खा के, ककड़ी खा के, तरबूज खा के, खरबूज खा के पानी नहीं पीना चाहिए। तो क्यों नहीं पीना चाहिए? आखिर क्या वजह है? जबकि तरबूज, खीरा, ककड़ी ये सारी चीज़ें वाटर सोर्सेज ही मानी जाती हैं। तो जिसमें खुद पानी, उसको खा के पानी पीने से क्या दिक्कत? तो अगर आपको इसका जवाब पता हो तो कमेंट करके बताइएगा, नहीं पता हो तो कल का इंतजार कीजिएगा। तो ऐसी वीडियो देखने के लिए, ऐसी कहानी सुनने के लिए वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार दीजिएगा। तो आपसे कल फिर मुलाकात होगी किसी दूसरी कहानी के साथ। तब तक अच्छे रहिएगा, खुश रहिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, अपने देश का ख्याल रखिएगा। जय हिंद, वंदे।